हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रोहित। मैं आज सभी स्टूडेंट से आज एक सवाल करना चाहता हूँ जो कि है रिलेटेड कोरोना वायरस से। आज पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जिससे कि सब चीज़ इफ़ेक्टेड है, प्रभावित है। तो क्या मैं उन नीट के स्टूडेंट से एक क्वेश्चन कर सकता हूँ कि क्या हमारी पढ़ाई, क्या हमारी तैयारी लॉकडाउन की वजह से प्रभावित होगी? नहीं, आपका जवाब नहीं होना चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप डॉक्टर बनने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। हमें इस चीज़ से नहीं घबराना है, हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और इस चीज़ के लिए हम आपके साथ हैं। हम आपको क्विक रिवीजन कराएंगे, जिसकी वजह से हमने एक नया डिसीजन लिया है कि एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज पर डे पर चैप्टर मैं आपका कराऊंगा। और हम लोगों को आपसे घबराना नहीं है, कोरोना वायरस से घबराना नहीं है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें ये बाकी कहानी है, आप ये पढ़ लीजिएगा। और हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हमें अर्नस्ट मेयर जो एक साइंटिस्ट है वो हमें दिखते हैं फर्स्ट पेज पे ही। फर्स्ट यूनिट के हर एक यूनिट में आपको एक साइंटिस्ट का नेम दिखेगा जो कि आपको इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि नीट के पेपर में ये आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इन साइंटिस्ट के नेम से। जैसे कि हमारा ये अर्नस्ट मेयर के साइंटिस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अर्नस्ट मेयर, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। अर्नस्ट मेयर जो है, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोलते हैं। ही आल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज। इन्होंने जो अभी करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन हुई है बायोलॉजिकल स्पीसीज की, वो इन्हीं की एक्सेप्ट की गई है। और इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी on 5 July 1904 and he died at the age of the 100 in the year 2004. So he is called as Darwin of 20th century. और इसमें से एक अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये आपको लास्ट लाइन में ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिख रहा होगा। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्यों बोलते थे? क्योंकि इन्हें 3 अवार्ड मिले थे। नंबर फर्स्ट बेलेंजन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। सो अर्नस्ट मेयर, ये इन्होंने 1904 to 2004 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है एंड ईयर ऑफ डेथ है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आपका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। अब फिर से अगेन ऊपर वही कहानी, हाउ द वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, व्हाट इज़ लिविंग। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया व्हाट इज़ लिविंग। एनसीईआरटी बस यही पूछना चाहती है कि लिविंग क्या है, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायो मीन्स लिविंग होता है और स्टडी मीन लॉजी मीन्स स्टडी होता है। तो हम लिविंग की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होना चाहिए कि लिविंग क्या होता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सबको पता है। और
इनके कैरेक्टरिस्टिक मैंने आप सबको बताए थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, इसी को कॉन्सियसनेस बोला था, और मेटाबॉलिज्म। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यही दो कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ के। अभी हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ चलते हैं। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म grow by the cell division in plants. This growth by the cell division occurs continuously through the life span. और ये जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में, ये कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ होती है। बट इन द एनिमल्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज, लेकिन एनिमल्स में सर्टेन एज तक। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय द सेल डिवीजन। अब ये हमने दोबारा फिर से यहाँ नीचे हाईलाइट किया हुआ है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? ग्रोथ इनसाइड से होती है। बट ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि कई माउंटेन्स या फिर कुछ भी होता है एक्यूमुलेशन की वजह से वो ग्रोथ नहीं कहलाते हैं। कहलाते तो ग्रोथ हैं, बट जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो रियल ग्रोथ होती है। दैट्स वाई we can't call it defining feature. So next, reproduction likewise a characteristic of the living organism. Reproduction ये कह रही है NCERT कि likewise it is a characteristic of the living organism. ये living organism के characteristic तो हैं, but defining feature है या नहीं ये हम आपके आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। Fungi multiply and spread easily due to the million of the asexual spores they produce. Fungi जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं किससे? अपने asexual spores से। In the lower organism like yeast and the hydra budding होती है, मैंने आपको बताया था पहले ही। In planaria platforms में क्या होता है? ट्रू रीजेनरेशन होता है। मैंने आपको बताया था, आपको फिगर बना के समझाया था जो कि हमारे पिछले वीडियो में है। A fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. जो फ्रेगमेंट होता है वो क्या होता है? लॉस्ट पार्ट रीजनरेट कर लेता है, समझे? तो द फंगाई, द फिलामेंटस एल्गा, द पोटोनिम ऑफ द मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय द फ्रेगमेंटेशन। फंगाई है, फिलामेंटेड एल्गा है और पोटोनिम ऑफ द मॉसेस, ये सब किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन अलग है और ट्रू रीजेनरेशन अलग है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा और द अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा ले लीजिए या फिर अमीबा ले लीजिए, इसमें रिप्रोडक्शन क्या होती है? सिनोनिमस होती है ग्रोथ के। मतलब आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली दोनों देखोगे, एक साइड में रिप्रोडक्शन एक साइड में ग्रोथ, तो दोनों आपको सेम लगेगी। जिसमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है तो वो ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है क्योंकि रिप्रोड्यूस हो रहा है। सो देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल्स, खच्चर मैंने आपको बताया था, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। एंड द रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी an all-inclusive defining characteristic of the living organism. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपका स्टार्ट करते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो आपकी इंटरनल रिएक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस को मिला के क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। The sum of the total of all chemical reaction occurring in the body is metabolism. No non-living object exhibit metabolism. कोई non-living organisms metabolism को exhibit नहीं करते हैं। Isolated metabolic reaction in vitro are not living but surely living reaction. ये मैंने आपको कल बताया था। हम isolated metabolic reaction अगर करते हैं in vitro means in laboratory, आर नॉट लिविंग, वो लिविंग नहीं है लेकिन
श्योरली वो लिविंग रिएक्शन है। अभी यहीं आप देखिए एनसीईआरटी बहुत चालाक है, उन्होंने एक लाइन में आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर बता दिया है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म, क्योंकि हर एक सेल्स में रिएक्शन होती है, तो उन्होंने बोल दिया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आपके चलते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स, कॉन्शियसनेस की बात चल रही है यहाँ पे, कॉन्शियसनेस की पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, और वो रिस्पॉन्ड करता है अपने इन्वायरमेंटल क्यूज से। फोटोपीरियोडिक इफेक्ट हो, चाहे रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर हो, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब फोटोपीरियोडिक मतलब कि फोटोपीरियोडिक अफेक्ट रिप्रोडक्शन अफेक्ट्स इन द रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर। ठीक है, बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल और प्लांट दोनों में। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। जो हर एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हैंडल करते हैं, केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। वो जो केमिकल्स एंटर होते हैं उनकी बॉडी में, उन चीज़ों को हैंडल करते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। जी, इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग से। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक ओनली ऑर्गेनिज्म है जो खुद से अवेयर भी होता है, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताई गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। द इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन द emergent properties at the higher level of the organisms. This phenomenon is true in the hierarchy of the organizational complexity at the all level. ठीक है, therefore we can say that the living organisms are the self-replicating, evolving and the self-regulating interactive system capable of responding to the external stimuli. ठीक है, यही अब कॉन्शियसनेस की बात चल रही है। अभी लास्ट लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। All living organisms, present, past and the future, are linked to one another by sharing of the common genetic material, but to the varying degree. ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो जो लिविंग वर्ल्ड में हमारी जो अर्थ पे कितनी डाइवर्सिटी है हमारी स्पीसीज़ की, नंबर ऑफ द स्पीसीज़, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। जो टोटल अर्थ पे डाइवर्सिटी है उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज को, वो 1.7 to 1.8 मिलियन है। अब डायरेक्ट हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो नेमिंग होती है ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो इस तरीके से होती है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका नेम सेम रहना चाहिए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, और इसी को आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। जब हम किसी का नॉमेनक्लेचर करने चलते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। और फॉर प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इनके लिए कौन स्टैंडर्डाइज है, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। और अगर हम एनिमल्स की टैक्सोनॉमी की बात करें तो वो किसके लिए है, इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। The scientist name ensures that each organism has the only one name. साइंटिस्ट इंश्योर करते हैं क्या, कि हर एक ऑर्गेनिजम्स में केवल एक नाम होना चाहिए।
ये नहीं कि आपके दो नाम एक ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। ईच नेम हैज़ द टू कंपोनेंट्स। और जब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हर एक नेम में दो कंपोनेंट होता है, एक तो जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। सिस्टम ऑफ द प्रोवाइडिंग अ नेम विद द टू कंपोनेंट इज कॉल्ड द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इसका किसने दिया था, ये नेमिंग सिस्टम किसने दिया, कार्लस लीनियस ने, मैंने आपको कल भी बताया था। प्रोवाइडिंग साइंटिस्ट नेम। अभी हम नॉमेनक्लेचर के रूल्स देख लेते हैं, आपको मैंने कल भी बताया था। नेम्स आर जनरली इन द लैटिन, रिटन इन इटैलिक्स। नेम्स किस लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन में, और रिटन लिखे किस जाते हैं, इटैलिक्स में। लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। लैटिनाइज या फिर डिराइव्ड होते हैं वो किससे, लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, उसकी ओरिजिन से। फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो आपको जीनस रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स करता है स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन द हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जब हम किसी दोनों वर्ड्स की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं जब हम हैंड रिटन करते हैं। और अगर प्रिंट करवाते हैं तो क्या होता है, प्रिंटेड इन द इटैलिक्स टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन। इटैलिक्स में वो प्रिंट होता है जिससे वो लैटिन फॉर्म उसका पता चलता है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, while the specific epithet starts with the small letter। और स्पेसिफिक एपिथेट किससे होते हैं, स्मॉल लेटर्स। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैनिफेरा इंडिका। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स द साइंटिफिक एपिथेट आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ऑथर का नेम अगर लिखना होता है तो वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाता है। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन द एब्रीवेट फॉर्म। एब्रीवेट फॉर्म में जैसे LINN एब्रीवेट फॉर्म इसी को बोलते हैं। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम वैसे तो अभी अगर ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर पाएँ, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। इस प्रोसेस के लिए हम किसी चीज़ का एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसको पॉसिबल करने के लिए क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो कि इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हो उन पे बेस्ड होता है। लास्ट में बात कर लेते हैं, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टैक्स। अगर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम डिफाइन करें तो डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाइड होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेवलपमेंट एंड द प्रोसेस ecological information of the organism are the essential and form the basis of the modern taxonomic studies। ठीक है, कौन कौन से बेसिस हैं पता चल गया आपको क्या, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ये सारे एसेंशियल प्रोसेस है। Hence, characterization, identification, classification, nomenclature are the process that are basic to the taxonomy। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को पहले देखेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये ऐसा है, फिर क्लासीफाई करेंगे कि ये इस क्लास में जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सेपरेट करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर होगा, फिर उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अभी एक वर्ड आ जाता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. लिनियस यूज सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. इस बुक के नाम के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी. इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification. Systematic take into account evolutionary relationship between the organism. Systematic क्या है? वो क्या करता है? Systematics क्या करता है? Evolutionary relationship between the organism. जो organisms हैं वो evolution के थ्रू कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस चीज़ को systematics रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्टार्ट करने से पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं. तो क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. ये क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. इट इन्वॉल्व्स द हायरार्की ऑफ द स्टेप्स. इसमें कई स्टेप्स होते हैं इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. और हर एक स्टेप को रैंक या फिर कैटेगरी बोलते हैं. जैसे किंगडम, फाइलम, केडीसी ऑफ जीनस स्पीसीज मैंने आपको बताया था. तो केडीसी मतलब किंगडम, डिवीज़न या फिर फाइलम बोल लो, और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर जीनस स्पीसीज. ये सारे हर एक किंगडम एक टैक्सा है या फिर एक कैटेगरी है, एक रैंक है. और फाइलम एक टैक्सा है, एक कैटेगरी है, एक रैंक है. ठीक है, वैसे ही ऑर्डर हर एक मतलब जितने भी कैटेगरी है सब एक टैक्सा या रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं. द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. एक कैटेगरी या फिर रैंक जो होता है वो एक पार्ट होता है ओवरऑल अरेंजमेंट का. It is called a taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. और taxonomic categories and जो all categories हैं taxonomy की, उन सारों को मिला लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? taxonomic hierarchy. Each category referred to a unit of classification. हर एक कैटेगरी को क्या करते हैं? एक यूनिट बोलते हैं. इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, उसी को रैंक भी बोल दिया जाता है. एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज अ टैक्सॉन या फिर टैक्सा. ठीक है, टैक्सॉन एक प्लेयर वो सिंगुलर वर्ड है एंड प्लूरल वर्ड है टैक्सा. ठीक है, ईच रैंक ऑफ द टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये क्या है? कैटेगरीज है. रैंक है, टैक्सॉन है, टैक्सा है. ठीक है, स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी. स्पीसीज जो है, जीनस स्पीसीज, जो स्पीसीज लास्ट में आती है उसको क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कैटेगरी बोलते हैं. हाईएस्ट कौन सी होती है? किंगडम. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर देते हैं सब फिर लोवेस्ट कैटेगरी से ही स्पीसीज. स्पीसीज a group of individual organism with the fundamental similarities as a species. जो organisms का ग्रुप है जो फंडामेंटल सिमिलरिटी रखते हैं उन्हें स्पीसीज बोलते हैं. द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है. ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट. हर एक जीनस में एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं. बट हैविंग द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, लेकिन सिमिलरिटीज मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे. ठीक है, अभी जीनस की बात कर लेते हैं. जीनस में स्टार्ट करते हैं. जीनस comprise a group of related species which has more character in common in comparison to the species of the other genera. ठीक है, जीनस के बारे में बताया गया, ये रिलेटेड स्पीसीज को रखता है
और इसमें मोर कॉमन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, जो कि अदर जेनरा है उनकी स्पीसीज से मोर कॉमन कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, पोटैटो एंड द ब्रिंजल आर द टू डिफरेंट स्पीसीज। पोटैटो और ब्रिंजल क्या है, स्पीसीज का इनकी डिफरेंट है, बट बोथ बिलोंगिंग टू द जीनस सोलेनम, लेकिन जीन इनका सेम है सोलेनम। वैसे ही लायन में ले लो, पैंथरा, लियो, पैराडस एंड टाइग्रिस, लेकिन सब में जीनस कौन सा है, पैंथरा, ठीक है। और पैंथरा, लियो लायन होता है, पैराडस लेपार्ड होता है एंड टाइगर का टाइग्रिस, ठीक है। विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथरा। अब फैमिली की बात कर लेते हैं। फैमिली में बात करते हैं। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फैमिली में क्या होते हैं, रिलेटेड जेनरा का ग्रुप है विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, जिसमें थोड़े कम सिमिलरिटीज होते हैं एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज। और जीनस और स्पीसीज के कंपेरेटिवली इसमें थोड़ी सी कम सिमिलरिटीज होती है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। फैमिलीज को किस चीज़ पे कैरेक्टराइज किया जाता है, बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज के। 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura, are placed in the family Solanaceae. Solanum, Petunia and Datura, इन सारे को किस में हम प्लेस्ड करते हैं, Solanaceae फैमिली में। जीनस पैंथरा comprises the lion, tiger, leopard, is put along with the genus Felis. हम इस जीनस साथ फेलिस भी ले लेते हैं साथ में, पैंथरा और फेलिस साथ में ही लेते हैं, और किस फैमिली में रखते हैं, फेलिडेई, ठीक है। फेलिस जो किसकी है, कैट्स की फैमिली है, वो है जीनस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्डर स्टार्ट होता है। ऑर्डर एंड द अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर पे नहीं, अभी ये एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स पे आप आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, जिसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। क्लास की बात कर लें, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। इसमें क्या रिलेटेड ऑर्डर होते हैं, ये आप एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लेना, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह है। फाइलम, classes comprising animals like the fishes, amphibian, reptiles, birds along with the mammals constitute the next higher category called the phylum, ठीक है, based on the common features, जैसे कि डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, नोटोकार्ड, ये सब प्रेजेंट होती हैं, तो उनको किस में रख दिया गया, कॉर्डेटा में रख दिया गया, फाइलम है कॉर्डेटा। In case of the plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called the division. और वही अगर हम एनिमल्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो फाइलम बोलते हैं, और प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो डिवीज़न बोलते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था। किंगडम की बात कर लेते हैं, आपका लास्ट हाईएस्ट कैटेगरी, इट इज़ अ हाईएस्ट कैटेगरी। किंगडम एनिमेलिया इज़ द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जैसे कि किंगडम एनिमेलिया होता है, वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स होता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज रिप्रेजेंट द स्पीसीज टू द किंगडम हैव बीन शोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में शो किया गया, जैसे ये आप देखिए चार्ट, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा ही कौन सी कैटेगरी है, स्पीसीज, फिर क्या आता है, जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन, लास्ट में किंगडम। तो वही मैंने आपको KDC ऑफ जीनस स्पीसीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग द हायरार्किकल अरेंजमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा कौन सा स्पीसीज, फिर उससे बड़ा जीनस, फिर उससे बड़ा फैमिली, फिर उससे बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम, फिर किंगडम। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, एज वी गो हायर स्पीसीज टू किंगडम, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। अब जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज डिक्रीजिंग। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिक्रीज करते हैं। और एक लाइन और लिखी हुई है, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन से। जितने ज़्यादा लोअर टैक्सा होगा, जो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट कैटेगरी होगी, जैसे स्पीसीज, मोर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन से, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे जो उस टैक्सॉन के अंदर मेंबर होंगे। ठीक है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। ठीक है, दोनों सेम। अब ये एक चार्ट है जो आपको समझाएगा कि कैसे कैसे फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब कुछ होता है। जैसे मैन में है होमो सेपियंस, इसमें होमो क्या है, जीनस है, सेपियंस क्या है, स्पीसीज है, ये आप सबको पता है। लेकिन अब फैमिली क्या है, होमिनिडे ही। ऑर्डर क्या है, प्रीमाटा है। क्लास क्या है, मैमेलिया है। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। चलिए एक थोड़ी थोड़ी सी हिंट देते हैं आपको। जैसे एनिमल्स में क्या है, डेई है, DAE, ये लास्ट में। ठीक है, ईडेई, इसको क्या बोलते हैं, फैमिली में आएगा। ठीक है, ह्यूमिनिडेई, म्यूसिडेई। और जैसे हम प्लांट्स में बात कर लें, एनाकार्डिएसी, पोएसी, लिलिएसी, ये सब क्या है, ये प्लांट्स में, ये फैमिली है सबकी। ठीक है, लिलिएसी, सोलेनेसी, ये सब फैमिली है। ACEAE। ठीक है, ये सा याद रखना आप थोड़ा सा, तो आपके लिए इजी होगा। और ये देखिए, ठीक है, डी एंड AC, ठीक है, पोएसी, ह्यूमिनिडेई। ठीक है, ओके, ठीक। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स ये क्या होते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हेल्प यू अंडरस्टैंड द taxonomic studies of the various species of the plant and the animals. Other organisms are useful in the agriculture, forestry, industry, and the general knowing all the bioresourcing and their diversity. ठीक है, these studies would require correct classification, identification of the organism. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, procedure and the techniques to store the preservation information as well as the specimens। ये सब चीज़ें हमको पता चलती हैं इन सब चीज़ों से। जैसे कि हमारी एक टैक्सोनॉमिक एड हर्बेरियम है। हर्बेरियम क्या होता है, आप सबको पता होगा, 11th-12th क्लास में आपने हर्बेरियम शीट्स प्रिपेयर की होंगी। हर्बेरियम इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज ड्राइड एंड प्रिजर्व ऑन द सीट। एक हर्बेरियम शीट होती है, उस पर प्रिजर्व करते हैं। दियर डिस्क्रिप्शन ऑन द हर्बेरियम शीट, और उनकी डिस्क्रिप्शन हर्बेरियम शीट पे होती है। और इसमें क्या होता है, एक लेवल होता है जिसमें डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन और लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम। हर्बेरियम जो होता है, हर्बेरिया आल्सो सर्व्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया एग्जाम में। बोटेनिकल गार्डन, collection of the living plants for the reference. The famous botanical garden are at the Kew, Indian Botanical Garden,
हॉरा एंड द नेशनल बोटानिकल गार्डन, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडिया। ठीक है। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम क्या होता है, आप सभी गए होंगे कभी ना कभी तो म्यूज़ियम गए ही होंगे। तो म्यूज़ियम एक्चुअली वहाँ पे स्पेसिमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स का हो चाहे प्लांट्स का हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम, जैसे म्यूज़ियम में कई बार जैसे राजा महाराजाओं की म्यूज़ियम में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, तलवार रखी होती हैं, इन सब चीज़ों में क्या होता है, ये भी म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम हैव द कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट एंड द एनिमल स्पीसीज फॉर द स्टडी एंड द रेफरेंस। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और द जार इन द प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन। एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है उसमें रखते हैं। अब जूलॉजिकल पार्क ये भी एक एड्स है। तो अब ये क्या है, दीज आर द प्लेसेस वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं अंडर द ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर बिहेवियर्स। जो कि हमें क्या इनेबल करता है, उनके फूड हैबिट और बिहेवियर्स के बारे में जानने में सहायता करता है। ऑल एनिमल्स इन द जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल। जो जितने एनिमल्स होते हैं वो जितनी हो सकता है दूरी पर रखा जाता है उन्हें। द कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटाट, क्योंकि नेचुरल हैबिटाट उन्हें चाहिए होता है। ये देखिए आप पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये सब जूलॉजिकल पार्क है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। की इज द अनदर टैक्सोनॉमिक एड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन of the plants and the animals based on the similarities and the dissimilarities। की एक ऐसा है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स किसके बेस पे, सिमिलरिटी या फिर डिसिमिलरिटी। की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन अ पेयर कॉल्ड द कपलेट। की किस पे बेस्ड होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे, जो क्या होता है एक पेयर में पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कपलेट। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड द लीड, और हर एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की चाहिए हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। की आर द जनरली एनालिटिकल इन नेचर। कीज क्या होते हैं, जनरली एनालिटिकल नेचर में होते हैं। अब लास्ट में हमारे पास 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राम एंड कैटलॉग। ये भी क्या है, रिकॉर्ड रखने के लिए हैं। ये भी अदर मीन्स ऑफ द रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन, रिकॉर्डिंग द डिस्क्रिप्शन। जैसे फ्लोरा, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड द डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। फ्लोरा क्या करता है, किसी हैबिटाट में किसी प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल अकाउंट रखता है। These provide the index to the plant species found in the particular area। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स प्रोवाइड होते हैं उन चीज़ का इंडेक्स प्रोवाइड करता है। जैसे इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ ब्रिंजल प्रोवाइड होता है तो उस फ्लोरा के अंदर वही चीज़ होगा। मैनुअल आर द यूजफुल in providing the information for the identification of names of species found in the area। मैनुअल्स क्या होते हैं, एक गिवन एरिया में जो नेम ऑफ स्पीसीज हैं उनकी मैनुअल्स आर यूजफुल इन द प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनुअल। जैसे आपके पास कोई मैनुअल आया, मैनुअल किसी चीज़ का मैनुअल होता है तो क्या होता है, वो उस टॉपिक के बारे में, जैसे आप कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 का अभी कोई मैनुअल अगर आपको देता है तो मैनुअल में क्या होता है, उस कोविड-19 के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, वैसे ही मोनोग्राफ contains the information on any one taxon। Okay, so now thank you and कोरोना वायरस, लास्टली मैं आपसे फिर से वही कहना चाहता हूँ, आपको डरना नहीं है और स्टडीज़ करते रहना है। हम आपके साथ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, मैसेज करिए। अगर आपको चाहिए हमारा नंबर तो आप नंबर भी
मेंशन कर दीजिए कमेंट में, मैं आपको नंबर भी दे दूँगा। और कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिज़िक्स हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, किसी अच्छे टीचर्स के लेक्चर दिलवा दूँगा। एक्चुअली ये सारे लेक्चर मैं ले रहा हूँ आपके सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो इस टाइम बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और उनके अंदर पढ़ने की इच्छा तो होती है लेकिन वो पढ़ नहीं सकते। इस वजह से मैं एनसीईआरटी खुद स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी आप 15 मिनट 10 मिनट जितने मिनट आपको भी टाइम मिलता है दिन भर फ़ोन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर दीजिए। आपका कंटिन्यू रिवाइज होता रहेगा। मैं पर डे पर लेक्चर आपको एक चैप्टर कराने की कोशिश करूँगा, इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम भी रखा है 1 Day 1 Chapter। ओके, थैंक यू।